बिहार के औरंगाबाद जिले के एक गांव में तड़के सुबह 5 बजे पुलिस के कुछ जवान चारों तरफ बिखरी हुई लाशें गिनकर इकट्ठा कर रहे हैं। एक बरगद के पेड़ के पास 29 कटी फटी लाशें पाई गई। उनके सिर जमीन पर बिखरे पड़े थे और बाकी का हिस्सा बरगद के पेड़ से बंधा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी। अब तक सूरज की लालिमा आसमान पर दिखने लगी थी। सूरज की लालिमा ने धरती पर बिखरे रक्त का रंग और भी गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गांव के भीतर घुसकर घरों की तलाशी लेनी शुरू। घरों के भीतर भी पुलिस को 26 छत विछत लाशें मिली। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। गिनती पूरी हुई तो पता चला कुल 55 लाशें थी। आजादी के बाद भारत में यह सबसे बड़ा नरसंहार था। अगले दिन प्रशासन ने सभी मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार करवाया। एक एक चिता पर 5 से 7 लाशें रखी। एक ही चिता पर 80 साल के बुजुर्ग और 6 महीने के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। वहां मौजूद लोगों और पुलिस के जवानों तक के आंखों में आंसू। कुछ लोगों की आंखों में आंसुओं के साथ क्रोध की अग्नि भी दहक रही। वो लोग जलती चिताओं से राख उठाकर तिलक लगा रहे थे। शायद ये तिलक बदले का संकेत। कौन थे ये 55 लोग जो चिताओं में जल रहे थे? किसने किया इतना बड़ा नरसंहार? क्या थी इसकी वजह? और क्या इस नरसंहार का बदला इससे भी भयावह था? नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज गैलेक्सी। 29 मई 1987 की रात, जगह बिहार का औरंगाबाद जिला। वही औरंगाबाद जहां देश का इकलौता पश्चिमी मुखी सूर्य मंदिर है। करीब 500 लोगों की भीड़ एमसीसी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बढ़ रही थी। हाथों में बंदूक, कुल्हाड़ी, गरासा और किरोसिन तेल के डिब्बे थे। थोड़ी देर बाद सभी एक जगह रुके, आपस में कुछ बात की। फिर आधे लोग बघौरा गांव की तरफ चल पड़े और आधे दलेल चक की ओर। दोनों गांव एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों गांव राजपूत बहुल थे। बघौरा गांव के रहने वाले गया सिंह वन विभाग में हेड क्लर्क थे। गांव में इकलौता पक्का मकान उन्हीं का था। उन्होंने बड़े शौक से बनवाया था। मकान के सिंह द्वार पर तो दूर से ही आंखें ठहर जाती थी। रात करीब 8 बजे के करीब अचानक उनके दरवाजे पर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने 200-300 लोगों की हथियार बंद भीड़ खड़ी थी। गया सिंह ने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद कर लिया। अभी वो मुड़कर 2 कदम पीछे भी नहीं भाग पाए थे कि भीड़ ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। भीड़ अंदर घुस गई। सबसे पहले घर के मर्दों को घसीटकर बाहर निकाला गया और लाइन में खड़ा कर दिया। इस बीच 2 लड़कों ने नजर बचाकर भागना चाहा, लेकिन हमलावरों ने गोली चला दी। दोनों वहीं गिर पड़े। हमलावर उनके नजदीक गया। सांसें अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसने हाथ में पकड़ा गरासा उठाया और गर्दन पर दे मारा। फिर पसीना पोंछते हुए बोला, अरे देख क्या रहे हो, जाओ इनके औरतों को उठा लाओ। 20-25 हमलावर कमरों के अंदर घुसे और महिलाओं बच्चों को उठाकर बाहर पटकने लगे। सब चीख रहे थे, हमें मत मारो, छोड़ दो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। एक हमलावर बोल पड़ा, बहुत गर्मी दिखाते हैं ये लोग, हमारी औरतों से मजदूरी कराते हैं, इनके सामने ही इनकी औरतों की इज्जत उतारो, तभी बदला पूरा होगा। हमलावर महिलाओं और लड़कियों पर टूट पड़े। उनके कपड़े फाड़ दिए, बलात्कार करने लगे। महिलाओं और बच्चियों की चीखों से घर की दीवारें दहलने लगी। कुछ देर बाद हमलावरों के बीच से एक अधेड़ बोल पड़ा, बहुत हो गया, अब सबको काट डालो। हमलावर महिलाओं को घसीटते हुए बरामदे में लेकर गए। उनकी गर्दन तख्त पर रखकर जोर से दबा दी। एक हमलावर ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके 5 महिलाओं की गर्दन उतारी। पूरे बरामदे में खून फैल गया। एक हमलावर बोला, ठिकाने लगा दो सबको। 8-10 लोग फावड़ा लेकर घर के सामने ही गड्ढा खोदने लगे। कुछ ही देर में गड्ढा तैयार हो गया। हमलावरों ने महिलाओं की लाश गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भर दिया। फिर एक हमलावर ने आदेश दिया, अब इन सालों को बांध कर ले चलो बरगद के पास। गांव वाले भी तो देखे कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ये सुनते ही हमलावरों ने गया सिंह और उनके परिवार के लोगों के हाथ पैर बांध दिए और घसीटते हुए उस बरगद के पेड़ के पास ले गए, जो गांव की शुरुआत में ही वर्षों से खामोश खड़ा। अब तक हमलावर भीड़ पूरे गांव में घुस चुकी थी और पूरे गांव में चीख पुकार मची। हमलावर राजपूत परिवारों से चुन चुन कर महिला, पुरुष और बच्चों को घसीटते हुए बरगद के पेड़ के पास ला रहे थे। कई लोग डर के मारे छतों से कूदकर खेतों की तरफ भागने लगे। हमलावर उन पर निशाना लगाकर लगातार फायरिंग कर रहे थे। भागने की कोशिश कर रहे कई लोग मौके पर ही मारे गए। इसी बीच एक 40 साल का शख्स ट्रैक्टर लेकर गांव में अपने घर लौट रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि गांव में मौत का खेल चल रहा है। गांव का मंजर देखते ही वो हमलावरों की ओर मुंह करके चीख पड़ा, अरे काका, हम राजपूत नहीं हैं, हम तो इनके घर काम करते हैं, हम हरिजन है, हरिजन। साला झूठ बोल रहा, कहते हुए एक अधेड़ ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी मारी। 2 हमलावरों ने उसे ट्रैक्टर की सीट से बांध दिया। फिर किरोसिन तेल का डिब्बा ट्रैक्टर पर उड़ेला और आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में ड्राइवर तरफ तरफ कर दिया। इधर बगल के गांव दलेल चक में कमला कुंवर कुछ घंटे पहले ही ससुराल से लौटी थी। शादी ब्याह वाला घर था। पिता भोज की तैयारी कर रहे थे। सभी मेहमान आ चुके थे। अचानक कुत्ते भौंकने लगे। कमला अपनी बहन ललिता से बोली, जाओ देखो तो बाहर कौन है। ललिता ने झांक कर देखा, सैकड़ों हथियारबंद लोगों की भीड़ गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वो चीख उठी, पापा मम्मी सब भागो, नक्सली आ गए हैं। दोनों बहनें, उनकी मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदार खेतों की तरफ भागने लगे। कुछ ही मिनटों में भीड़ गांव में धावा बोलकर राजपूतों के घरों में घुस गई और मारकाट मचाने लगी।
कमला और ललिता घर के पीछे भूसे के ढेर में छिप गई, लेकिन बाकी का परिवार और रिश्तेदार भाग नहीं पाए, सब पकड़े गए। एक 2 साल का बच्चा पलंग पर सो रहा था। वो भीड़ देखकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनते ही एक अधेड़ बच्चे को उठाकर चौखट पर पटक दिया। उस बच्चे का सिर फट गया। इसके बाद हमलावर ने बाल पकड़कर बच्चे को उठा लिया और दूसरे ने बच्चे की गर्दन पर कुल्हाड़ी दे मारी। बच्चे का सिर हमलावर के हाथ में रह गया और बॉडी नीचे गिर गई। एक हमलावर ने औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी इज्जत लूट लो और काम तमाम कर दो। हमलावरों ने वैसा ही किया। बलात्कार करके महिलाओं और लड़कियों की गर्दन उतार दी। कमला के पिता से यह देखा नहीं गया। वे गाली देते हुए हमलावरों पर झपटे, पर उन लोगों ने उन्हें दबोच लिया। 2 हमलावरों ने उनका पैर पकड़ा और 2 ने हाथ। 20 साल के एक लड़के ने उनके पेट में कुल्हाड़ी मार दी। वो चीख उठे। तभी हमलावर ने उनके मुंह में बंदूक का बट। चंद मिनटों में वे तरफ तरफ कर शांत हो गए। अब एक हमलावर बोला, टाइम खराब मत करो, सारे मर्दों को बांध दो और ले चलो बरगद के पेड़ के पास। हमलावरों ने दलेलचक और बघौरा दोनों गांव से करीब 40-50 लोगों को पकड़ रखा। कुछ ही देर में हमलावरों ने सबको बरगद के पेड़ से बांध दिया। ये लोग जोर जोर से चीख रहे थे, बचाओ बचाओ, पर कोई सुनने वाला नहीं था। गांव के गैर राजपूतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब तक रात के 9 बज चुके थे। हमलावरों के मुखिया ने कहा, इन सालों के टुकड़े टुकड़े कर दो। भीड़ कुल्हाड़ी और गरासा लेकर टूट पड़ी। कुछ ही मिनटों में बरगद के पेड़ से दर्जनों अधकटी लाशें लटक गई। तभी हवा में फायरिंग करते हुए एक हमलावर बोला, जाओ इनके घरों में आग लगा दो, जो छुपे होंगे वो भी जल मरेंगे। भीड़ ने चुन चुन कर दोनों गांव के राजपूतों के घरों में आग लगा दी। फिर एमसीसी जिंदाबाद, छेछानी का बदला ले लिया, बदला पूरा हुआ का नारा लगाते हुए हमलावर निकल गए। इस भयानक नरसंहार का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि गांव से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मदनपुर थाना है। भीड़ की धमक, लोगों की चीखें और गोलियों की गूंज थाने तक पहुंच चुकी थी, पर पुलिस थाने से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सामूहिक नरसंहार के करीब 2 घंटे बाद 5 पुलिस वाले गांव के लिए निकले। बगल के दूसरे थाने से पुलिस की एक और टीम दलेलचक पहुंची। कुछ ही देर में औरंगाबाद के एसपी सतीश झा भी पहुंच गए। दोनों गांवों के घरों से तब भी आग की ऊंची ऊंची लपटें दिख रही। एसपी सतीश झा और बाकी पुलिस वाले आग बुझाने में जुट गए। वे घर घर जाकर पानी मांग रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच एसपी को कुछ लोगों के कड़ाकने की आवाज सुनाई। पुलिस वालों को लेकर वे उस तरफ दौड़े। टॉर्च जलाई, देखा 4 साल का एक बच्चा बिस्तर लपेटे एक कोने में सिसक रहा था। थोड़ी दूर पर 20-25 साल का एक लड़का भूसे के ढेर में छिपा हुआ। उन्होंने दोनों को बाहर निकाला। इधर पटना तक नरसंहार की खबर पहुंच गई थी। रात में ही डीजीपी शशि भूषण सहाय और आईजी ललित विजय सिंह दलेलचक बघौरा के लिए निकल गए, पर गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी। उन्हें पहुंचने में काफी देर हो गई। इधर पूरी रात पुलिस आग बुझाने में जुटी रही, पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अब तक सुबह के 5 बज गए थे। एक एक करके लाशें गिनी जाने लगी। बरगद के पेड़ के पास 19 कटी फटी लाशें मिली। सिर जमीन पर बिखरे पड़े थे और बाकी का हिस्सा बरगद के पेड़ से बंधा हुआ था। पूरी जमीन खून से सन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूचर खाना हो। पुलिस ने दोनों गांवों में एक एक घर की तलाशी ली। 26 लाशें मिली, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुल 55 लोग मारे गए थे, 54 राजपूत और एक हरिजन। 7 परिवार ऐसे थे जिनके घरों में कोई जिंदा नहीं बचा था। आजादी के बाद यह बिहार का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार था। आरोप माओवादी संगठन माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी पर लगा। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बिहार में भी सरकार कांग्रेस की थी और बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे। अगले दिन यानी 30 मई को सरकार ने नरसंहार में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार करवाया। कई लाशों की पहचान नहीं हो सकी। कई मृतकों के घर से कोई नहीं आया। शायद उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं था। एक एक चिता पर 5-7 लाशें रखी गई थी। एक ही चिता पर 80 साल के बुजुर्ग और 6 महीने के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। ये सीन देखकर वहां मौजूद लोग और पुलिस वालों की आंखें भर आई। लोग जलती चिताओं से राख उठाकर तिलक लगा रहे थे। शायद ये तिलक बदले का संकेत था। 31 मई को ही मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे भी दलेलचक बघौरा पहुंचे। अब भी कई घरों में आग बुझी नहीं थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई, फिर आग बुझाई गई। मुख्यमंत्री घर घर जाकर देख रहे थे, पर गांव के ज्यादातर लोग भाग चुके। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री को देखकर बिलखने लगा। उसकी गोद में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगा, साहब ये दोनों मेरे पोते पोती हैं। इनके माँ बाप को मार डाला है। परिवार में बस ये ही बचे हैं। मैं अकेला इनकी देखभाल कैसे करूंगा। यह देखकर मुख्यमंत्री भी रोने लगे। कुछ देर बाद वे पटना लौटे और अगले दिन ऐलान किया कि एमसीसी पर बैन लगाया जाएगा। इस नरसंहार का आरोप विधायक राम लखन सिंह यादव पर भी लगा। कहा गया कि 30 अप्रैल को वे औरंगाबाद के ही एक गांव छुटकी छेछानी में यादव महासभा के लिए गए। विपक्ष का दावा था कि मुख्यमंत्री भी यादव महासभा में शामिल हुए। एमसीसी ने इस नरसंहार को छुटकी छेछानी का ही बदला बताया था, इसलिए विपक्ष सरकार पर और ज्यादा हमलावर था। तो आखिर ये छुटकी छेछानी कांड क्या था?
जिसका बदला लेने के लिए इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया। दरअसल बघौरा गांव के बगल से कोयल नहर निकलने वाली थी। इससे वहां की जमीनों की कीमतें अचानक बढ़ गई थी। ये जमीनें राजपूतों की थी, लेकिन इन पर यादव अपना कब्जा चाहते थे। नक्सली संगठन एमसीसी यादवों की मदद कर रहा था। ये वो दौर था जब एमसीसी के लोग जिस जमीन पर अपना झंडा गाड़ देते थे वो उनकी हो जाती थी। ऐसे ही एक मामले में एक जमीन एमसीसी के लोगों ने कब्जा ली थी। दरअसल दलेलचक गांव में बोध गया के महंत की सैकड़ों एकड़ जमीन थी। एमसीसी वालों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था और बटाईदारों के जरिए खेती करवा रहे थे। गांव के ही एक दबंग राजपूत राम नरेश सिंह ने महंत से 40 एकड़ जमीनें खरीद ली और बटाईदारों को मार मार कर भगा दिया। कहा जाता है कि राम नरेश केंद्रीय मंत्री और बाद में पीएम बने चंद्रशेखर का करीबी था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद राम नरेश के सहयोगी कृष्णा कहार का मर्डर हो गया। फिर सितंबर 1986 में राम नरेश के एक और सहयोगी की हत्या हो गई। दोनों हत्याओं का आरोप एमसीसी पर लगा। इसके बाद 10 दिनों के भीतर ही जमींदारों ने 5-6 एमसीसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर। अब यहां से बदले की आग और धधकती गई। इसके 20 दिन बाद पास के ही दरमिया गांव में 11 राजपूतों की हत्या हुई और फिर से आरोप लगा एमसीसी पर। इसके बाद सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया, पुलिस बढ़ा दी गई, सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती कर दी गई। कुछ महीने मामला काबू में रहा, फिर प्रशासन ने ढील दे दी। सेंट्रल फोर्सेज को पंजाब भेज दिया गया। एसपी और टास्क फोर्स को भी पटना बुला लिया गया। दरअसल उन दिनों पंजाब उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी। 19 अप्रैल 1987 को राजपूत जमींदार केदार सिंह की हत्या हो गई। इस हत्या के 2 घंटे बाद ही मुसाफिर यादव और राधे यादव के परिवार के 7 लोगों का कत्ल हो गया। मुसाफिर और राधे यादव एमसीसी के सपोर्टर माने जाते थे। कुछ रोज बाद मदनपुर बाजार में नक्सलियों ने पर्चा बंटवाया जिसमें लिखा था 7 का बदला 70 से लेंगे। और अगले ही महीने दलेलचक बघौरा में राजपूतों का नरसंहार हो गया। दलेलचक बघौरा गांव में 500 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जिनमें से केवल 177 आरोपी बनाए गए। इनमें ज्यादातर यादव थे। दिसंबर 1992 में औरंगाबाद सेशन कोर्ट ने 8 को फांसी की सजा सुनाई और बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। इस फैसले के बाद नक्सलियों ने गया के 12 गांव के पास एक थाने को घेर कर 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसी साल 8 आरोपी अपनी अपनी सजा काटकर जेल से छूट गए। इस नरसंहार के बाद ज्यादातर राजपूत गांव छोड़कर चले गए थे। दोनों गांवों को भुतहा गांव कहा जाने लगा। आज भी इन गांवों में राजपूतों के गिने चुने ही घर हैं। कई परिवार तो नरसंहार के बाद लौटे ही नहीं। बिहार के जंगल राज की यह एक छोटी सी कहानी है। बिहार के लोगों ने ऐसा दौर लंबे समय तक जिया है। आज का जो बिहार आप देख रहे हैं उसकी धरती के नीचे ऐसे न जाने कितने दर्दनाक कांड दबे हुए हैं। नमस्कार।